Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for Competitive Exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series on Daily News Review. बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल्स के बारे में। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आदित्य L1, जो कि इंडिया ने एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी यहाँ पर लिख ली है, जो कि पहुँच गया है L1 लॉगरिथमेटिक पॉइंट पर। देखिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अचीव कर लिया है एक बहुत ही महत्वपूर्ण माइलस्टोन, जहां पर आदित्य L1 जो स्पेस क्राफ्ट है जिसे लॉन्च किया गया था 2 सितंबर 2023 को, ये सक्सेसफुली पहुंच चुका है हालो ऑर्बिट, जो कि है हमारा लैग्रेंजियन पॉइंट L1। जिनको L1 L2 लैग्रेंजियन पॉइंट्स के बारे में नहीं पता है, आई वुड रादर आस्क कि आप इसके बारे में एक बार थोड़ा सा पढ़ लें, ऑल्दो आई विल डेफिनेटली टेल यू अबाउट दिस। ये अकम्पलिशमेंट जो यहाँ पर हुई है, ये लगभग 127 दिन बाद यहाँ पर हमें देखने मिली है। 1.5 मिलियन किलोमीटर की जर्नी करके आदित्य L1 स्पेस क्राफ्ट यहाँ पर L1 पॉइंट पर पहुँचा है जनवरी 6 को, और यहाँ पर इंडिया का जो सोलर मिशन है वो बहुत अच्छे से सक्सेसफुल हो गया है। चलिए, लैग्रेंज पॉइंट या लैग्रेंजियन पॉइंट को यहाँ पर समझ लेते हैं। ये वो लोकेशन होती हैं, ये वो पॉइंट होते हैं स्पेस पर जहाँ पर एक कंबाइंड ग्रेविटेशनल पुल हमें देखने मिलता है बिटवीन टू लार्ज मासेस। रफली हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि दे बैलेंस आउट ईच अदर। सो एनी स्मॉल मास प्लेस्ड एट द लोकेशन विल रिमेन एट कॉन्स्टेंट डिस्टेंस रिलेटिव टू दी लार्ज मास। इस तरीके से अगर हम बात करें तो हमारे पास 5 ऐसे पॉइंट होते हैं सन और अर्थ के बीच में, जिन्हें हम L1, L2, L3, L4 और L5 के नाम से जानते हैं। जब हम कुछ इस तरीके से आप समझ लीजिए, फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर सन, राइट, ओके, और ये आपके अलग अलग पॉइंट हैं। यहाँ पर आपको L4 देखने के लिए मिल जाएगा, आई एम जस्ट राइटिंग 4 हेयर। आपको यहाँ पर ये देखने के लिए मिल जाएगी आपकी अर्थ, आई एम राइटिंग अर्थ हेयर, ये है आपका सन। यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा L5, दिस इज़ दी L3, ये आपका हो जाता है L2, और ये यहाँ पर एक बिंदु आता है इन सभी के बीच में। ओके, L3 से अगर आप कुछ इस तरीके की कनेक्टिविटी क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, कुछ ऐसा एक पॉइंट यहाँ पर क्रिएट होगा, यहाँ पर बनता है आपका L1 पॉइंट। ओके, सो लैग्रेंज पॉइंट इनका नाम क्यों है? देखिए, जो इटालियन फ्रेंच मैथमेटिशियन है जोसेफ लुइस लैग्रेंज, इनको यहाँ पर ऑनर देने के लिए नाम रखे गए हैं। जब हम बात कर रहे हैं 5 लैग्रेंजियन पॉइंट की, तो दे लेबल्ड L1 फ्रॉम L2 हम इस तरीके से देख सकते हैं। L1, L2 और L3 अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जैसा हमने डिस्कस किया है, हियर इज L1, L2, L3, दे आर लोकेटेड ऑन द लाइन दैट कनेक्ट्स टू लार्जर बॉडी, ठीक है, and are unstable equilibrium points, meaning an object placed there will not stay in that position without continuous propulsion। वहीं अगर हम बात करें L4 and L5 की, so they are located on the third corner of the tetrahedron formed by two large bodies and their barycenter, and are stable equilibrium point, meaning any object placed there will remain in that position without any propulsion. So L1 point of the Earth and Sun system affords an uninterrupted view of Sun. That is why this particular point is very important and is currently home to our हमारा जो आदित्य L1 मिशन है उसका, एंड द सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे ये जो सोहो सैटेलाइट है ये यहाँ पर किस देश के द्वारा पहुँचाया गया था। चलिए आगे बात करते हैं। सो यहाँ पर हालो ऑर्बिट की कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पता चली हैं L1 के यहाँ पर ऑब्जर्वेशन के थ्रू। इसने डिस्क्राइब किया है एक पीरियोडिक हालो ऑर्बिट लोकेटेड अराउंड दी अप्रोक्सीमेटली 1.5 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम अर्थ एंड दी सन अर्थ लाइन। एक 3 डायमेंशन ऑर्बिट यहाँ पर इन्वॉल्व किया जा रहा है सन, अर्थ और स्पेस क्राफ्ट के बीच में, जो कि ऑर्बिटल पीरियड जिसका लगभग 177.86 अर्थ डेज का होगा। मिशन इंपॉर्टेंट है, हालो ऑर्बिट रिप्रेजेंट करता है क्रिटिकल मिशन फेस को और एक परसीव नेविगेशन और कंट्रोल सिस्टम को भी यहाँ पर बताता है। इस मिशन के मुख्य उद्देश्य की बात करें तो यहाँ पर सन की स्टडी करना, और जो भी हमारी अंडरस्टैंडिंग है सन को लेकर, उसका जो बिहेवियर है, उसका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, सोलर फ्लेयर्स क्या हैं, इन सभी के बारे में पढ़ना अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण इस मिशन का उद्देश्य रहा है।
चलिए, अभी हमने कई बार यहाँ पर एक शब्द का इस्तेमाल किया है कि भाई हालो ऑर्बिट होता है, ये आप L1, L2, L3 पॉइंट्स को देख सकते हैं। सो हालो ऑर्बिट एक स्पेसिफिक टाइप का 3 डायमेंशनल पीरियोडिक ऑर्बिट होता है ग्रेविटेशनल बॉडीज़ में, 2 ग्रेविटेशनल बॉडीज़ के बीच में, जैसे अर्थ और सन का एक सिस्टम जो हमें यहाँ पर देखने मिल रहा है। इसका अपना एक यूनिक शेप होता है और ये 3 डायमेंशन हॉलो की तरह यहाँ पर एक रिजेम्बलेंस क्रिएट करता है और कई बार इसका यूटिलाइज़ किया जाता है स्पेस मिशन में, ताकि एक स्टेबिलिटी, जैसा मैंने आपको बताया था कि भाई जब आप L4 L5 की बात कर रहे हैं तो एक स्टेबिलिटी यहाँ पर ये प्रोवाइड कर देते हैं। सो हालो का मतलब यहाँ पर होता है कि एक सिग्निफिकेंट लाइक एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर, एक शेप जो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है। सो अगर हम बात करें L1 लैग्रेंज पॉइंट की, सो फॉर एग्जाम्पल ये अलाउ करता है स्पेसक्राफ्ट को कि वो एक रिलेटिवली फिक्स्ड पोजीशन मेंटेन कर सके विद रिस्पेक्ट टू अर्थ एंड द सन। इसकी वजह से क्या एडवांटेज मिलेंगे, हम कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं सेलेस्टियल बॉडी का, ठीक है, सन का, किसी फ्रीक्वेंट एडजस्टमेंट की आवश्यकता नहीं होगी, बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोपेलेंट नहीं चाहिए। सो ये कहीं ना कहीं एक एडवांटेज हमें देखने के लिए मिलता है। चलिए बात करते हैं आदित्य L1 मिशन के बारे में। तो ये पहला स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी क्लास इंडियन सोलर मिशन है, ताकि सन को यहाँ पर एक सब्सटेंशियल डिस्टेंस विच इज़ द 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस यहाँ से स्टडी किया जाए। वहीं अगर हम आदित्य L1 की बात करें तो ये इसरो का सेकंड एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी क्लास मिशन है। इसके पहले इसरो ने एस्ट्रोसेट 2015 में लॉन्च किया था। इस मिशन के बारे में अगर हम दूसरी चीज़ों के बारे में चर्चा करें तो देखिए इसके अंदर 7 पेलोड्स का इस्तेमाल किया गया है, जिनके नाम आपको यहाँ पर क्लियरली विजिबल हो रहे होंगे, लाइक VELC सूट। अलग अलग सेक्शन जो अलग अलग पेलोड्स हैं जिनका काम अलग अलग है, हर अलग अलग सेक्शन को यहाँ पर ये स्टडी करेंगे। रेडिएशन क्या है, हीट वेव किस तरीके से हैं, पार्टिकल फ्लो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अर्थ के कॉन्टेक्स्ट में इन सब चीज़ों का इंपॉर्टेंट क्या है, ये सारी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग करने के लिए यहाँ पर आदित्य L1 मिशन किया गया है। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, बात करते हैं सेंटर नोटिफाइज रिवाइज रूल फॉर क्वालिटी कंट्रोल ऑफ फार्मा प्रोडक्ट्स। देखिए हुआ क्या है, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने 6 जनवरी को अनाउंस कर दिया है एक रिवाइज्ड रूल अंडर द शेड्यूल M, अभी हम इस सब के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे, ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945। और यहाँ पर फोकस किया गया है कि भाई क्वालिटी कंट्रोल को यहाँ पर एनहांस करना है, स्पेशली इन द केस ऑफ फार्मास्यूटिकल एंड बायोफार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। शेड्यूल M की बात करें तो यह आउटलाइन करता है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को फॉर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, जिससे इंश्योर किया जा सके कि क्वालिटी एक स्टैंडर्ड यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में की गई है। GMP की बात करें विच इज़ द गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, इसको इस्टेब्लिश किया गया था एक मैंडेटरी स्टैंडर्ड के रूप में इन शेड्यूल M सिंस 1988। और इसके बाद यहाँ पर जो लास्ट अमेंडमेंट है वो केवल और केवल 2005 में देखने के लिए मिला था। रिसेंट रिवीजन की बात करें तो इसने रिप्लेस कर दिया है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस को विद द गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस एंड रिक्वायरमेंट ऑफ प्रेमाइसेस प्लांट इक्विपमेंट फॉर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। और ये जो पूरा का पूरा मूव है ये कहीं ना कहीं इंडियन स्टैंडर्ड्स ग्लोबल बेंचमार्क को फॉलो करते हुए लिया गया है, स्पेशली जो नियम हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं WHO के द्वारा सेट किए गए थे, इन सभी को ध्यान में रखते हुए ये पूरा का पूरा रिवीजन यहाँ पर किया गया है। अब देखिए शेड्यूल M में क्या क्या रिवीजन किया गया। सबसे पहले PQS के बारे में बात की जा रही है। PQS मींस फार्मास्यूटिकल क्वालिटी सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम यहाँ पर बनाया जाएगा जो कि फोकस करेगा फार्मास्यूटिकल क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए। दूसरा यहाँ पर QRM डेवलप किया जा रहा है विच इज़ द क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट। इम्प्लीमेंटेशन हो रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस का या मेंटेन करना हो क्वालिटी प्रोडक्ट का, दिस विल बी डन बाय द QRM। नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने मिलेगा PQR जो कि पीरियोडिक रिव्यू करेगा प्रोडक्ट क्वालिटी को लेकर। साथ ही हमें क्वालिफिकेशन एंड वैलिडेशन इक्विपमेंट्स की यहाँ पर बात की जा रही है। एक इस्टेब्लिश किया जाएगा एक स्टैंडर्ड क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, वैलिडेशन क्या होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट्स की। साथ ही कंप्यूटराइज्ड स्टोरेज सिस्टम यहाँ पर बनाया जाएगा ताकि जितने भी ड्रग प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर ली जा सके। और देखिए इसी रिवाइज्ड गाइडलाइन में एक बहुत अच्छी चीज़ की गई है कि जो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स हैं इनको यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल बनाया गया है कि भाई जो क्वालिटी है उनके प्रोडक्ट्स की उसके बारे में, जो फिटनेस का यहाँ पर दावा किया जा रहा है उसके बारे में, साथ ही जितनी भी लाइसेंस रिक्वायरमेंट है इन सभी को ध्यान में रखते हुए रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर। मतलब अब चाहे आप प्रोडक्ट क्वालिटी की बात करें, लाइसेंस रिक्वायरमेंट की बात करें, पेटेंट सेफ्टी की बात करें, नाउ दे विल बी अंडर
ऑब्जर्वेशन और उसी के बाद यहाँ पर एडुकेट, जब सैंपल यहाँ पर कलेक्ट किए जाएंगे, एक फाइनल प्रोडक्ट बनने के पहले उसकी टेस्टिंग की जाएगी और इसी के बाद यहाँ पर एक WHO GMP सर्टिफिकेशन इशू किया जाएगा। ओनली देन यहाँ पर इस तरीके की एक्टिविटीज़ की जा सकती हैं। चलिए बात करते हैं कि आखिर ये शेड्यूल एम क्या होता है। तो शेड्यूल एम ड्रग्स और कॉस्मेटिक रूल्स 1945 का एक सेट ऑफ गाइडलाइंस है, एक रेगुलेशन है, जिन्हें सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लागू किया गया है। जीएमपी की बात करें तो गुड्स एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस फॉर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स यहाँ पर इंश्योर करता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को, उनकी फैसिलिटीज़ को, ताकि जितनी भी क्वालिटीज़ हैं उनको मेंटेन किया जा सके। जो रिवीजन यहाँ पर किया गया है इसके अंदर प्रेमाइसिस, प्लांट, इक्विपमेंट्स को भी यहाँ पर लेकर आया गया है, ताकि एक हॉलिस्टिक रूप से यहाँ पर प्रोडक्ट की यहाँ पर क्वालिटी को इंश्योर किया जा सके। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, बात करते हैं राइज इन चाइल्ड मैरिजेस इन वेस्ट बंगाल। देखिए एक रिसेंट स्टडी की गई है चाइल्ड मैरिजेस को लेकर इंडिया में और पब्लिश की गई है ये रिपोर्ट लैंसेट के द्वारा, जिसमें ओवरऑल डिक्रीज हमें देखने मिला है पूरे भारत भर में चाइल्ड मैरिजेस का। लेकिन कुछ स्टेट जैसे बिहार 16.7%, वेस्ट बंगाल 15.2%, उत्तर प्रदेश 12.5% एंड महाराष्ट्र 8.2% हैव अकाउंटेड फॉर मोर देन हाफ ऑफ द टोटल हेड काउंट बर्डन ऑफ चाइल्ड मैरिजेस इन द कंट्री। और स्पेशली अगर हम बात करें तो यहाँ बात की जा रही है लड़कियों की। फाइंडिंग्स क्या है, देखिए ये जो पेपर यहाँ पर पब्लिश किया गया है इसका टाइटल है प्रिवेलेंस ऑफ गर्ल्स एंड बॉय चाइल्ड मैरिज अक्रॉस स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। 1993 से लेकर 2001 तक के डेटा यहाँ पर लिया जा रहा है। एक रिपीटेड क्रॉस सेक्शनल स्टडी यहाँ पर की गई है, जिसमें हाईलाइट हुआ है कि 1 in 5 गर्ल्स आर स्टिल मैरिड बिलो लीगल एज इन इंडिया। और कहीं ना कहीं बहुत चौंकाने वाले दावे जो हैं वो इस रिपोर्ट के तहत हमें देखने के लिए मिलेंगे। देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें लार्जेस्ट एब्सोल्यूट इंक्रीज इन हेड काउंट, तो ये ऑब्जर्व किया गया है वेस्ट बंगाल में, जिसमें 32.3%। अगर हम टोटल कैटेगरी में बात करें तो चाइल्ड मैरिजेस के जो केस है यहाँ से अभी भी वेस्ट बंगाल की बात करें तो ये स्ट्रगल करता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं अगर आपको याद हो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, जिसको यहाँ पर 2019-20 के लिए काउंट किया गया था, दे पॉइंट आउट कि जो विमेन है एज ग्रुप ऑफ 20 to 24 ईयर्स who were married before the age of 18 years in the West Bengal remains one of the highest in the country, जो कि 41.6% हमें देखने के लिए मिला था। सो अगर हम सारे कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो अभी भी जो वेस्ट बंगाल है स्टिल स्ट्रगलिंग व्हेन इट कम्स टू चाइल्ड मैरिजेस। कोई खास इम्प्रूवमेंट यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। कंसर्न क्यों है, देखिए जब आप वेस्ट बंगाल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे 5 लाख से भी ज़्यादा जो गर्ल्स हैं उनकी यहाँ पर शादी आप समझिए कि बचपन में ही हो रही है। बचपन एज इन वो टाइम पीरियड जहाँ पर आप शादी करने के लिए यहाँ पर अभी आपको एक एज नहीं दी गई है। तो क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि प्रॉब्लम क्या है, क्या यहाँ पर इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। तो देखिए चाइल्ड मैरिजेस का सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है, पहला तो है आपका ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होना। दूसरा अगर हम बात करें कि देखिए इसकी वजह से आप कई बार सेक्सुअल और जेंडर बेस्ड वायलेंस से लड़कियाँ फेस करती हैं। दूसरा एडवर्स इम्पैक्ट की बात करें तो ये मेंटल स्ट्रेस यहाँ पर बहुत बड़ा क्रिएट कर देता है। कई बार अर्ली स्टेजेस में अगर आप देखेंगे तो प्रेगनेंसी हो जाती है, जिसकी वजह से जो मातृ मृत्यु दर है, शिशु मृत्यु दर है, उसके केसेस भी यहाँ पर बढ़ जाते हैं। ऐसे में अगर हम बात करें इकोनॉमिकली पुअरर डिस्ट्रिक्ट्स की इन स्टेट्स में भी, जैसे हम अगर बिहार की बात करते हैं, वेस्ट बंगाल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप समझिए कि पुअरर स्टेट्स में जो कंडीशन है महिलाओं की ये और ज़्यादा वर्स्ट हमें देखने के लिए मिल जाती है। ऐसे में होता क्या है, देखिए मातृ मृत्यु दर की शंका तो बढ़ती ही है, लेकिन जो बच्चे यहाँ पर पैदा होते हैं, जो इन्फेंट्स यहाँ पर होते हैं, या तो उनकी अर्ली स्टेज में डेथ हो जाती है या वो बहुत ही कम वजन के साथ यहाँ पर पैदा होते हैं। क्यों? क्योंकि भाई अभी यहाँ पर जो वुमेन है जो यहाँ पे किसी बच्चे को यहाँ बर्थ देने वाली हैं, अभी उनकी बॉडी ही यहाँ पर प्रिपेयर नहीं होती है। ओके,
सो विच इज़ क्वाइट 1 किलो के भी बच्चे पैदा नहीं होते। इनफैक्ट बहुत सारी स्टडी है जिसमें पता चला है कि भाई 480 ग्राम का बच्चा पैदा हुआ। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर कितनी बड़ी प्रॉब्लम हमें देखने के लिए मिल रही है। अगर हम NFHS5 और NFHS4 की यहाँ पर बात करें तो देखिए कोई खास डिफरेंस नहीं देखने के लिए मिल रहा है। NFHS4 की बात करें तो जहाँ पर चाइल्ड मैरिजेस केवल और केवल 53.5% थी, वहीं रिसेंट NFHS5 में ये संख्या बढ़कर बल्कि 55.4% हो गई है। सो क्वेश्चन कम्स कि भाई क्या पॉलिसीज़ हैं, क्या यहाँ पर इशू हमें देखने मिल रहा है। तो देखिए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने यहाँ पर बहुत सारी पॉलिसीज़ लाई हैं ताकि रोका जा सके चाइल्ड मैरिजेस को, और ऐसी ही एक स्कीम 2013 में लेकर आई गई थी जिसका नाम था कन्याश्री प्रकल्प स्कीम। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार बहुत सारे एग्जामिनेशन में इसको पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पर क्या था कि भाई एक कंडीशनल कैश ट्रांसफ़र किया जाएगा, एक इंसेंटिव बेस ये था प्रोग्राम यहाँ था, जो गर्ल्स रहेंगी 13 से 18 साल के बीच में उनको यहाँ पर ये दिया जाएगा ताकि डिस्करेज किया जा सके चाइल्ड मैरिजेस को जब ये अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लेंगी। और इस स्कीम को यहाँ पर किस तरीके से दिया जाएगा, एक सर्टेन एज में आने के बाद ही ये जो अमाउंट है जो यहाँ पर दिया जा रहा था ये लड़कियों को दे दिया जाएगा। अब देखिए एक कॉन्ट्रडिक्शन भी बहुत विचित्र सा हमें यहाँ पर समझना होगा कि वेस्ट बंगाल की जब आप बात कर रहे हो तो आज की डेट में इस स्कीम को लागू किए हुए 10 साल हो चुकी हैं। हम 2013 की बात करें, दिस इज़ द 11th ईयर। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें तो इस स्कीम को रिकॉग्नाइज किया गया था इंटरनेशनल लेवल पर विद द यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विसेज अवार्ड 2017। नाउ द क्वेश्चंस कम, क्या NFHS का डेटा गलत है या लैंसेट की स्टडी यहाँ पर गलत है? क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ पर वेस्ट बंगाल में जो महिलाओं के जो बच्चियों के एनरोलमेंट है स्कूल में वो यहाँ पर बढ़े हैं। 2023 में अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल के हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन को, जिसको हम यूजुअली क्लास 12th बोर्ड एग्जाम भी यहाँ पर बोला जाता है, उसमें 14.84% जो महिलाएं कैंडिडेट्स थी वो पिछले साल के मुकाबले में हमें ज़्यादा देखने के लिए मिली हैं। सो ऐसे में भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाता है कि क्या भाई ये जो रिसर्चर्स हैं, जो पॉलिसी प्लानर्स हैं, वहाँ पर कुछ चेंज है या फिर एजुकेशनल अटेनमेंट में यहाँ पर कुछ चेंज है। सो इट इज़ स्टिल अ क्वेश्चन ऑफ डाउट। अब देखिए आगे अगर हम कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश करें तो एक्सपर्ट्स का यहाँ पर बोलना है कि ये जो सिचुएशन है ये पर्सिस्टेंट इशू है और इसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक डायरेक्ट कोरिलेशन अगर हम सिर्फ एजुकेशन के बारे में सोचें या महिलाओं के वर्कफोर्स के बारे में सोचें तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक मिसिंग पॉइंट की तरह नज़र आता है। और यहाँ पर एक्सपर्ट के हिसाब से सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है माइग्रेशन। एक सब्सटेंशियल पॉपुलेशन जो वेस्ट बंगाल में है वो यहाँ पर सब्सटेंशियल पॉपुलेशन वेस्ट बंगाल से माइग्रेट कर जाती है दूसरे स्टेट्स में काम करने के लिए। वहीं माइग्रेशन की अगर हम बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है चाइल्ड मैरिजेस में। लाइक फैमिलीज प्रेफर करती हैं कि भाई हम अपने अनमैरिड डॉटर को यहाँ पर घर पर छोड़कर ना जाएं, एंड अ मैरिड मैन मे डिज़ायर देयर वाइफ्स टू हैव चिल्ड्रन वाइल दे आर अवे। सो ऐसी कंडीशन में अगर हम देखेंगे तो जो चाइल्ड मैरिजेस के केस हैं वो यहाँ पर बढ़ जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें सो कन्याश्री के अलावा यहाँ पर एक और स्कीम है रूपाश्री प्रकल्प। यहाँ पर कुछ फैमिलीज़ हैं जो कैश बेनिफिट्स यहाँ पर अटेन करती हैं दोनों स्कीम से, ताकि और जब भी ऑर्गेनाइज किया जाएगा महिलाओं के मैरिज का तो इसी की वजह से कई बार कैशिंग के लिए यहाँ पर स्कूल स्कीम में यहाँ पर एडमिशन करा दिया जाता है ताकि एज पता चल जाए, लेकिन जब ओरिजिनल एज यहाँ पर पता चलती है तो विच इज़ क्वाइट डिफरेंट। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के हिसाब से अगर हम यहाँ पर बात करें तो वो यहाँ पर इस पूरे के पूरे केस को, बहुत सारे जो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिजेस के केस यहाँ पर हो रहे हैं उस पर लगातार स्टडी कर रही हैं। 2021 में बात करें तो वेस्ट बंगाल में अकेले 105 केस रजिस्टर किए गए थे PCMA के अंदर, जिसमें एक बहुत बड़ा कंसर्न शो होता है कि स्टिल जब हमने नियम इतने सख्त बनाए हुए हैं तभी भी लोग यहाँ पर शादी कर रहे हैं। वहीं अगर हम उन स्टेट्स की बात करें जहाँ पर लेसर पॉपुलेशन है वहाँ पर बहुत कम आप देखेंगे चाइल्ड मैरिजेस के इंस्टेंस हमें देखने मिले हैं, जैसे तमिलनाडु, कर्नाटका एंड असम।
लेजिस्लेटिव इनिशिएटिव्स की बात करें तो देखिए गर्ल चाइल्ड मैरिजेस को यहाँ पर कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021। इस बिल में यहाँ पर क्या बात की गई थी कि भाई हमें जो महिला और जो बच्चियाँ हैं उनकी लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल करनी होगी, जो कि अभी की डेट में 18 है। वहीं यहाँ पर बात की जा रही थी जो कि 21 अगर जब हम पुरुष की एज मान रहे हैं एक लड़की की एज, तो उसकी ही इक्वलेंट करना होगा। हालांकि अभी भी ये जो पर्टिकुलर बिल है ये अभी अंडर रिव्यू है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के हिसाब से, बट डिस्पाइट हमें देखना होगा इसका क्या आउटकम निकल कर आता है। चलिए बात करते हैं हम इस स्कीम के बारे में, विच इज़ दी कन्याश्री प्रकल्प। इंपॉर्टेंट हो जाती हैं स्टेट की स्कीम्स। कन्याश्री प्रकल्प की बात करें, वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट के द्वारा इसे शुरू किया गया था ताकि जो बच्चियां हैं उनका जो लाइवलीहुड है, उनका जो स्टेटस है, उसको यहाँ पर इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस में बढ़ाया जा सके। अर्ली मैरिजेस के जो केसेस थे उनको कंट्रोल करने के लिए, उनसे निपटने के लिए ये यहाँ पर स्कीम लागू की गई थी। इसके अंदर जो बच्चे यहाँ पर हायर एजुकेशन को अटेन करती हैं उनको कुछ बेनिफिट्स यहाँ पर दिए जाते हैं, और ऐसी फैमिलीज को डिस्करेज किया जाता है जो चाइल्ड मैरिज कराती हैं, गर्ल्स की शादियाँ यहाँ पर कराती हैं 18 साल के पहले। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो ये इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज बैकग्राउंड की जो बच्चियां होती हैं उनको यहाँ पर टारगेट किया जाता है इस पर्टिकुलर स्कीम में, और यहाँ पर एक फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है ताकि इकोनॉमिक हर्डल्स को यहाँ पर उनकी पढ़ाई के बीच में ना आ सके। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यूनिसेफ के द्वारा 2017 में इसे रिकॉग्निशन भी दिया गया है। इसके अंतर्गत कुछ स्कॉलरशिप्स यहाँ पर बच्चियों को दी जाती हैं। कॉम्प्रिहेंसिव एनुअल स्कॉलरशिप जो अनमैरिड बच्चियाँ होती हैं 13 से 18 साल की, जिनका एडमिशन होता है 8वीं कक्षा से लेके 12वीं कक्षा तक गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज रेगुलर या फिर इक्विवेलेंट ओपन स्कूल में, चाहे वोकेशनल या टेक्निकल ट्रेनिंग कोर्सेज के लिए हो, उन सभी बच्चियों को यहाँ पर इससे बेनिफिट दिया जाता है। नोटेबली अगर हम बात करें तो पहले यहाँ पर एक फैमिली का इनकम बार था, लेकिन अब यहाँ पर इनकम बार हटा दिया गया है। एक एनुअल स्कॉलरशिप प्रोग्राम है ये, तो इसके अंतर्गत 1000 रुपये प्रत्येक साल यहाँ पर दिया जाता है। और जैसे ही अवेलेबल की बात करें अगर किसके लिए, तो 13 से 18 साल की बच्चियों के लिए है। प्रत्येक साल यहाँ पर ये अमाउंट यहाँ पर दिया जाता है, और जैसे ही कोई भी बच्ची 18 साल की यहाँ पर हो जाती है उसे वन टाइम ग्रांट 25,000 रुपये दे दिया जाता है ताकि वो अपने आगे के जो भी पढ़ाई है, करियर है, उसके लिए काम कर सके। इसी के साथ एक और स्कीम है विच इज़ दी रूपाश्री प्रकल्प। रूपाश्री भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण स्कीम है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की, ताकि एक इकोनॉमिक रिलीफ प्रोवाइड किया जा सके उन फैमिलीज़ के लिए जब वो अपनी बच्चियों की शादी कराते हैं। इस स्कीम के अंदर क्या किया जाता है, एक वन टाइम फाइनेंशियल ग्रांट 25,000 रुपये का दिया जाता है उन परिवारों के लिए जो इकोनॉमिकली स्ट्रेस्ड हैं, ताकि बच्चियों की शादी के समय जो पेरेंट्स जो इश्यूज फेस करते हैं उनसे दूर हुआ जा सके। सो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें रूपाश्री प्रकल्प की, तो ये कहीं ना कहीं फैमिलीज़ को, बच्चियों की जो फैमिली है उनको फाइनेंशियल बर्डन से दूर करना था और शादी के दौरान एक यहाँ पर एक सहायता प्रोवाइड करना था। 2018 में से यहाँ पर चालू किया गया था। इम्पॉर्टेंट क्या था, चाइल्ड मैरिज को ताकि कंट्रोल किया जा सके। ऐसे में वो सारी बच्चियां जो 18 साल या उससे ऊपर की हैं, केवल उन्हीं की शादी होने पर इस पर्टिकुलर अमाउंट को दिया जाता है। ओके, दूसरी बात, यहाँ पर पहली मैरिज के समय ही केवल ये अमाउंट दिया जाता है। तीसरा, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जो वेस्ट बंगाल में रह रहे हैं, वेस्ट बंगाल के रेसिडेंट हैं, कम से कम 5 साल के लिए, तभी ये अमाउंट यहाँ पर दिया जाता है। और चौथा यहाँ पर पॉइंट रखा गया है कि भाई साथ ही देखिए लड़कों की एज को भी यहाँ पर ध्यान में रखा गया है कि ऐसा ना हो किसी छोटे लड़के से शादी करा दी जाए, अभी अंडर एज हो, तो कम से कम जिस लड़के से यहाँ शादी हो रही है उसकी एज कम से कम 21 साल होनी चाहिए। अगर वो उससे छोटा है तो इस पर्टिकुलर स्कीम का फ़ायदा नहीं मिलता है। ऑल राइट, चलिए moving on to the next, how voice cloning through artificial intelligence is being used for scams। देखिए आपके पास भी कई कॉल आए होंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की सहायता से यहाँ पर एक ऐसा आपको अचानक से फ़ोन आ जाता है कि भाई इस तरीके की इंसिडेंट है। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हुआ है। अभी हमने एक बार डिस्कस किया था कि एरिज़ोना यूएस में यहाँ पर थ्रेटन किया गया कि रैंसम दीजिए, है ना, आपके बच्चे को यहाँ पर पकड़ लिया गया है, और एआई क्लोन्ड वॉइस यहाँ पर सुनाई दी जा रही थी। ऐसे में होता क्या है, आप देखिए बहुत ज़्यादा जो टारगेट है वो लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। जो बड़े बड़े लोग हैं वो इस तरीके के स्कैम्स में फंस रहे हैं। नाउ द क्वेश्चंस कम कि आखिर है क्या।
देखिए, एक रिपोर्ट यहाँ पर आई है, द आर्टिफिशियल इम्पोस्टर, जिसके अंदर एक बहुत ही अलार्मिंग स्टैटिस्टिक्स शो किए गए हैं। लगभग 47% जो सर्वे किए गए हैं, ऐसे बहुत सारे इंडियंस हैं। अगर हम 100% आबादी की बात कर रहे हैं तो 47% इंडियंस ने यहाँ पर एक्सपीरियंस किया है, या वो किसी ना किसी तरीके से ऐसे विक्टिम को जानते हैं जो एआई जनरेटेड वॉइस स्कैम में फंसा हुआ है। जो कि अगर हम विश्व भर में बात करें तो विश्व में जहाँ पर ये प्रतिशत केवल 25 है, वहीं इंडिया में ऑलमोस्ट 50% के आसपास आपको देखने के लिए मिलेगा। ऐसे में अगर हम बात करें तो इंडिया टॉप कर रहा है उस लिस्ट में, जहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ एआई वॉइस स्कैम विक्टिम्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। चाहे आप साइबर अटैक्स की बात करें, इम्पर्सोनेटिंग की बात करें, फाइनेंशियल लॉसेस की बात करें, सारी चीज़ों में ये जो नंबर है ये ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। देखिए, मैकफी, जो आप जानते हैं एक एंटीवायरस के लिए बहुत ही फेमस यहाँ पर ये कंपनी है, इन्होंने एक फाइंडिंग्स की और पता लगाया कि जो इंडियंस हैं दे आर पर्टिकुलरली वल्नरेबल। लगभग 66% की अगर हम बात करें तो वो अर्जेंट वॉइस कॉल्स को यहाँ पर रिस्पॉन्स करते हैं फ्रॉम अपेरेंट फ्रेंड या फैमिली, अगर कोई आवश्यक है, किसी को पैसे की आवश्यकता। और देखिए, बहुत नॉर्मल टेंडेंसी है, बिकॉज वी आर सो मच कनेक्टेड एज बीइंग इंडियंस, वी आर सो कनेक्टेड, है ना। और बहुत सारे एक्सक्यूजेज एम्प्लॉयज़ यहाँ पर स्कैमर में फंस जाते हैं, रॉब हो जाते हैं, ट्रैवलिंग अब्रॉड के नाम पे यहाँ पर फंसते हैं। ऐसे में अगर हम देखेंगे सो मैकफ्री की ही रिपोर्ट के हिसाब से 86% इंडियंस शेयर देयर वॉइस डेटा ऑनलाइन और थ्रू वॉइस नोट्स वीकली। आप वॉइस नोट्स भेज देते हैं, आपको लगता है कि नहीं, इट्स वेरी इजी। इसकी वजह से होता क्या, जो स्कैमर्स हैं उनके पास एक पोटेंशियल टूल हो जाता है, एक बहुत बड़ा डेटाबेस तैयार हो जाता है आपकी पूरी जानकारी का। नाउ द क्वेश्चंस कम कि क्या टेक्निक्स यहाँ पर इस्तेमाल की जाती हैं, कैसे क्लोनिंग यहाँ पर की जाती है। तो देखिए, वॉइस क्लोनिंग में इन्वॉल्व होता है रेप्लिकेंट्स एंड इंडिविजुअल वॉइस। ऑनलाइन प्रोग्राम्स के थ्रू यहाँ पर एक एक्यूरेटली मिमिक स्पीच तैयार की जाती है, एक पैटर्न तैयार किया जाता है कुछ इनोटेशंस के माध्यम से, जो कि परफेक्टली रेप्लिकेट करते हैं किसी व्यक्ति की आवाज़ को। व्हाट स्कैमर्स डू, वो यहाँ पर टिपिकली अपलोड कर देते हैं आपकी ऑडियो क्लिप्स की ऑफ देयर टारगेटेड टू दीज प्रोग्राम्स, जो कि सॉफ्टवेयर्स के रूप में यहाँ पर होते हैं, और इसी के बाद आपको एक एआई जनरेटेड वॉइस देखने के लिए मिल जाती है। बहुत सारे ऑनलाइन एप्लीकेशंस फैसिलिटीज़ देते हैं वॉइस क्लोनिंग की, बहुत सारे पॉपुलर प्रोवाइडर्स हैं जैसे मर्फ, रिजेंबल, स्पीचिफाई। तो ये सारी जो एप्लीकेशंस हैं ये अलाउ कर देती हैं कि एक वॉइस यहाँ डाली जाए और उसकी क्लोनिंग वॉइस, जैसा इनोटेशन आपने डाला है कि ये बोलना है, वो वैसा ही उसको मिमिक करता हुआ यहाँ पर आपके पास आ जाएगा। ऐसे में 11 लैब्स, जो कि एक एआई स्टार्टअप है जिसे फॉर्म किया गया था फॉर्मर गूगल और पैलेंट्रियल एम्प्लॉय के द्वारा, बैक्ड बाय द एंड्रीज हॉर्ड्स, इन्होंने यहाँ पर अटेंशन बहुत ज़्यादा ली जब इस तरीके के टूल मार्केट्स में आए। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो डबिंग और बहुत सारी चीज़ों में आप देखेंगे 20 से भी ज़्यादा लैंग्वेजेस में आज की डेट में एआई यहाँ पर महारत हासिल कर चुका है। ऐसे ही मीटा ने लॉन्च किया था सीमलेस M42, एक ओपन सोर्स मल्टीलिंगुअल फाउंडेशनल मॉडल, जो कि अंडरस्टैंड कर रहा है लगभग 100 प्रकार की भाषाओं को समझने में और रियल टाइम ट्रांसलेशन देने में फ्रॉम स्पीच और टेक्स्ट। होता क्या है, हम यहाँ पर बोलते हैं, वॉइस रिकॉग्नाइज हो जाती है, स्टोर हो जाती है, और ऐसे में आप देखेंगे कहीं ना कहीं जो डीजेनरेटिव प्रॉब्लम्स हैं वो उससे आपको गुजरना पड़ता है। ओके, इसी तरीके से अगर हम ओपन एआई की बात करें, चैट जीपीटी नोन फॉर एआई चैटबॉट्स के लिए जो जाना जाता है, इसके अंदर भी वॉइस ट्रांसक्रिप्शन फीचर है। होता क्या है, आपने बोला, वो वॉइस यहाँ पर रिकॉर्ड हो गई, बाद में यहाँ पर जो इस हैकर्स हैं वो इस पूरे के पूरे डेटा को निकालते हैं, मैन्युपुलेट करते हैं, और उसके बाद आप देखेंगे इन सभी को मार्केट में निकाल दिया जाता है, विच इज़ क्वाइट कंसर्निंग। सो आप सभी को यहाँ पर देखिए प्रोटेक्ट रहना होगा। आपको कोई कॉल आता है, जब तक आप उसे वेरीफाई नहीं कर लेते अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, तब तक किसी भी तरीके का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बिल्कुल नहीं करिएगा। ओके, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, बात करते हैं ना फर्स्ट IAF C-130 विद गरुड़ कमांडोज मेक्स नाइट लैंडिंग एट कारगिल। इंडियन एयरफोर्स C-130 सुपर हरक्यूलीज
टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ने एक हिस्टोरिकल माइलस्टोन यहाँ पर लिया हुआ है। एक नाइट लैंडिंग की गई है विद द एडवांस लैंडिंग ग्राउंड इन कारगिल, और आप सभी को पता है LOC के पास ये जगह हमारी सिचुएटेड है। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ठंड के टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर विजिबिलिटी ऑलमोस्ट ज़ीरो हमें देखने के लिए मिलती है। अगर हम कारगिल एयर स्ट्रिप की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर रात में देखिए पूरे के पूरे हवाई जहाज़ को उतारना अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है। चैलेंजिंग टेरेंस हमें देखने मिल जाती है, मौसम यहाँ पर साथ नहीं देता है। ऐसे में यहाँ पर अगर हम बात करें C-130 सुपर हरक्यूलिस टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की, तो उसने एक हिस्ट्री यहाँ पर क्रिएट कर दी है। चलिए आगे अगर हम बात करें तो देखिए कारगिल का क्षेत्र आप सभी को पता है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। एक हम लगभग एक तरफ आपको अक्साई चिन का क्षेत्र देखने मिल जाता है, एक तरफ आपको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर देखने मिल जाता है। ऐसे में कारगिल इंडिया के लिए एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन यहाँ पर प्रोवाइड कर देता है व्हेन इट कम्स टू चेक एंड बैलेंस विद एनी पर्टिकुलर सेक्टर नियर बाय। इम्पॉर्टेंट क्यों है? देखिए इस पूरे क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो ये गिलगिट बल्टिस्तान का क्षेत्र है जो कि पाकिस्तान के पास है, ठीक है। यहाँ पर एक क्षेत्र है जो कि आपको देखने के लिए मिल जाता है सक्शगम वैली का जो क्षेत्र है, ये आपको चाइना के पास चला गया है। ये जो क्षेत्र है ये भी आप देखेंगे ये चाइना के पास यहाँ पर है। ऐसे में कारगिल ALG जो है ये इकलौती एयर स्ट्रिप हो जाती है इस रीजन में जिसका ऑपरेशनलाइज रहना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है व्हेन इट कम्स टू इमरजेंसी। अगर हम इन बॉर्डर्स की बात करें तो फुल फ्लेजेड एयरफील्ड है जम्मू एंड कश्मीर में, श्रीनगर, अवंतीपोरा, उधमपुर और जम्मू के सेक्टर में। लद्दाख में बात करें तभी भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर देती हैं क्योंकि ये हमें कनेक्ट कर देती हैं एक तरफ चाइना के साथ, दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ। चलिए बात करें C-310J सुपर हरक्यूलिस के बारे में, तो 4 इंजन टर्बोप्रॉप मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। अगर हम बात करें तो ये लेटेस्ट प्रोडक्शन वर्जन है C-310 हरक्यूलिस। इसने रिप्लेस किया है प्रीवियस C-130H को, ठीक है। अगर हम बात करें तो इनका इस्तेमाल यूजुअली इनके फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर क्रू रिक्वायरमेंट, रिड्यूस क्रू रिक्वायरमेंट की बात की जा रही है। 3 मैन आसानी से यहाँ पर जा सकते हैं। पेलोड कैपेसिटी 19 टन की इसमें देखने मिल जाएगी। 4 रोल्स रॉयल्स इसके द्वारा यहाँ पर इसको पावर किया जा रहा है। रेंज की बात करें तो लगभग 6,852 किलोमीटर की इसकी यहाँ पर रेंज देखने मिल जाएगी। वहीं अगर हम इसके एंड्योरेंस की बात करें तो 20+ आवर्स का एंड्योरेंस हमें इसके अंदर देखने मिल जाएगा। शॉर्ट टेक ऑफ और एक अनप्रिपेयर्ड रनवे पर यहाँ पर ये टेक ऑफ करने और उतरने के लिए जाना चाहता है। दैट इज़ वाई दिस बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया एंड स्पेशली व्हेन इट कम्स टू कारगिल। चलिए तो ये थे आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। बात करते हैं मेंस के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। सो हियर आर 2 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। फर्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड विद द आदित्य L1 मिशन और दूसरा क्वेश्चन बात कर रहा है चाइल्ड मैरिजेस इंस्टेंस को लेकर। व्हाट ऑल यू हैव टू डू, जस्ट राइट द आंसर, क्लिक द फोटोग्राफ एंड अपलोड इट ऑन आवर वेबसाइट विद द गिवन लिंक बिलो। आपको इसका डायरेक्ट जो लिंक है वो हमारे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा विच इज़ http://rawsacademy.in। साथ ही अगर आपको DNR से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई डाउट है, कन्फ्यूजन है, कोई सवाल है, कोई जिज्ञासा है जो आप चाहते हैं उसका समाधान आपको मिले तो आप मुझे डायरेक्टली मेल कर सकते हैं @pragyapande@rawsacademy.in पर। चलिए so thank you for watching this video. Do not forget to hit like button, comment your valuable feedback and also press the subscribe button to never miss any updates. Please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you tomorrow.